नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पर पिछले कई सालों से वैसे तो काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट आज तक भी अनसुलझा है। बीजेपी 90s के दौर में जब देश में अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर रही थी, तो 3 मुद्दे सबसे अहम जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनमें एक 370 था, एक अयोध्या का राम मंदिर था, और जो तीसरा मुद्दा था वो था समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी के 2 मुद्दे पूरे हो चुके हैं, कुछ कोर्ट के हस्तक्षेप से और कुछ सीधे बीजेपी की केंद्र सरकार के फैसले से, जैसे कि 370 पर केंद्र ने फैसला लिया। ऐसा ही अब एक मुद्दा जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिस पर पिछले काफ़ी लंबे समय से बात होती रही है। केंद्र सरकार इसके पक्ष में रही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ये इन 3 सनातन मुद्दों में से यही एक मुद्दा ऐसा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी और काफ़ी हद तक इंडिया की सेकुलर फोर्सेस भी लगभग बीजेपी के आसपास नज़र आती थी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो ऐसा है कि सेकुलर फोर्सेस भी उसको अप्रूव करती हैं। लेकिन एक इस कंटेक्स्ट को आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है और 5 लोगों की वो कमेटी है। वो कमेटी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जांचे और एक रिपोर्ट सबमिट करे कि उत्तराखंड स्टेट में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कैसे लागू की जा सकती है। अब इस कमेटी के गठन के साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्करेंट लिस्ट का मसला है और अमूमन ये समझा जाता है कि ये केंद्र का मसला है, क्योंकि पैन इंडिया सिविल लॉज जो हैं वो पैन इंडिया तय किए जाते हैं, तो इसीलिए अब इसने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है या फिर इस पर आगे कुछ एग्जीक्यूशन के लेवल तक काम किया जा सकता है। हमारे साथ 2 बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भसीन उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और अभी स्टेट बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयसिंह रावत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आपने भू कानून वाले मसले पर रावत जी को सुना भी और काफ़ी सराहा भी। आज हम बातचीत करेंगे और इस बात की शुरुआत सर मैं पहला ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे ही लूँगा कि आपकी जो सरकार है बीजेपी की, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उसने एक कमेटी का गठन कर दिया है। सबसे पहला सवाल, क्या एक स्टेट के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई कानून लाने का जुरिडिक्शन है? निश्चित तौर पर राज्य के पास इस कानून को लाने का जुरिडिक्शन है जी। भारतीय जनता पार्टी जिस समय विधानसभा चुनाव में उतरी थी, तो हमने चुनाव से पहले इस बात की घोषणा की थी। उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकार बनने पर हम राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। और जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड के अंदर हमको 2/3 बहुमत मिला और श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही राज्य में सरकार का गठन हुआ। सरकार बनने के बाद धामी जी की अध्यक्षता में जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया कि प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा और इसके लिए बहुत शीघ्र जो है कमेटी का गठन होगा। और अब उस कमेटी का, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, उसका गठन कर लिया गया है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है कि राज्य इस कानून को लागू नहीं कर सकते। और अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो देश में हमारे गोवा में चल रहा है, तो गोवा में जब चल सकता है, लागू है, तो उत्तराखंड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। और यहाँ जैसा कि आपने भी कहा कि कंकरेंट लिस्ट का है, समवर्ती सूची का हिस्सा है, तो केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है और राज्य बना सकता है। हाँ, अगर केंद्र जब कानून बनाएगा तो राज्य का कानून उसमें समाहित हो जाएगा। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार इस काम को कर रही है तो बिल्कुल विधि सम्मत है। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि गोवा ऑलरेडी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर उसका अपना सिविल कोड है, लेकिन यहाँ दर्शकों को ये भी बता दें कि वहाँ पर जब गोवा पुर्तगालियों का वहाँ पर शासन हुआ करता था, पोर्टुगीज़ रूल वहाँ पर हुआ करता था, उस दौरान से जो वहाँ के सिविल कोड चले आ रहे थे, वही सिविल कोड्स बाद में मर्जर के बाद भी लागू हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट बनने के बाद उन्होंने अलग से लागू किया हो। तो इस वजह से भी ये सवाल उठता है कि अभी उत्तराखंड शायद पहला ऐसा स्टेट होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब जो अपना पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर उसको लागू करेगा। सर, आपसे भी ओपनिंग स्टेटमेंट कि जो बात सर ने कही कि वो चूँकि कॉन्करेंट लिस्ट का मसला है इसलिए स्टेट के पास जुरिडिक्शन है, आप एग्री करते हैं इस बात से? निश्चित रूप से कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें 47 विषय हैं। उनमें से ये भी है, विवाह का है
और एडॉप्शन का है, सक्सेशन का है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आर्टिकल 254 है संविधान का। आर्टिकल 254 कहता है कि कंकरेंट लिस्ट में अगर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, केंद्र सरकार का ऑलरेडी कानून है, तो कौन एडजस्ट करेगा? जो राज्य सरकार का कानून वो नल एंड वाइड हो जाएगा। इसलिए जो ये कर रहे हैं, ये सब ये कर नहीं सकते हैं। जो ये कर रहे हैं ये ढकोसला के अलावा कुछ नहीं है, और ये मेरे ख्याल से गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं कि उसका विरोध कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट 5 बार कह गया कि आप बनाओ। दूसरा बीजेपी का है, जनसंघ का भी मुद्दा था कि हमको समान का नागरिक संहिता बनानी है, यूनिफाइड सिविल कोड होना है। लेकिन करेगा ना, मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, जिनके जो पार्लियामेंट में एक चीज़ पास करा सकते हैं। दूसरी बात ये आज का नहीं है, ये तो जब संविधान सभा में तो बहुत बहस हुई इस पर, उससे पहले भी हुई है। आप समझिए कि जब इसका मुसलमानों के लिए 1937 का जो शरीयत कानून पास हुआ, उससे पहले भी चलता रहा, समाज सुधार की बात होती रही। आपने सुना हो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है, सती प्रथा थी, बस बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो तब से चल रही थी। लेकिन फिर कहा कि भाई इसको मत छेड़ो। संविधान सभा में बहुत ज़्यादा बहस हुई, तो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा भाई इसको फंडामेंटल राइट बनाओ। क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 कहता है कि सबके साथ समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तो मूल तत्व है ना जी, प्रेमबल में ही शामिल है। ये प्रेमबल में भी शामिल हैं। तो उस समय ये हुआ कि भाई ये तो हो नहीं पा रहा, तो ऐसा करो, इसको बजाय ये करने के आप इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दो। डायरेक्टिव मतलब नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में डाल दो। इसका मतलब आपको सरकार बाध्य नहीं है इसको लागू करने के लिए। नहीं कोई नागरिक अदालत जा सकता है कि साहब आपने लागू क्यों नहीं किया। सवाल ये है। और अब तो लगभग सभी चाहते हैं ना कि भाई एक जैसा कानून हो, लेकिन एक जैसा, चलो आपका फोकस मुसलमान है क्योंकि उनको 4 बीबियाँ रखने का अधिकार है, 4 बीबियाँ ना शरीयत के हिसाब से। लेकिन आप जनजातियों को क्या करोगे? जनजातियों को वो छूट है जो हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट इसी की श्रृंखला में आगे बना ना। जब वो नहीं पास हुआ तो फिर क्या हुआ? तो नेहरू जी इसको, क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में तो रिफॉर्म तो आ ही रहा था ना। 50s में ही हिंदू कोड बिल आ गया था। और वो इसलिए आया क्योंकि मैंने जिनके नाम नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, और जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी मदद की। हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स आते, लेकिन इस्लाम मानने वालों को नहीं आया। तो मेरे 47 के बाद फिर जब नहीं बनी, तो जो राष्ट्र बना, जो ये देश बना, नया राष्ट्र बना, तो केवल एक धर्म का तो नहीं था। इतना बड़ा संविधान है, उसकी पहली शुरुआत क्या है? प्रेम्बल है उसका पहला सेंटेंस क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू मुसलमान नहीं हैं। तो हम भारत के लोगों ने वो संविधान अडॉप्ट किया, उसमें सहमति नहीं हुआ तो कहा कि भविष्य में जब बनेगा, लेकिन बनना चाहिए एक जैसा बनना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। था बीजेपी का था, जनसंघ का भी था। ऐसी कंट्रोवर्सीज तब भी हुई थी जब हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन हुआ। जब 1950 में हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन हुआ, तो जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदू, जिनको ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, उन्होंने भारी विरोध किया था इस बात का। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन हो गया। और अब कई लोग जो सवाल उठाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उनका ये तर्क होता है कि चूंकि हिंदू लॉज ऑलरेडी कोडिफाई हो चुके हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनेगा तो हिंदू पर्सनल लॉज में कोई बड़े परिवर्तन नहीं होने जा रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से कोडिफाइड कर दिए गए हैं। लेकिन बनिस्बत इसके जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लॉज का जब कोडिफिकेशन होगा, चाहे वो शादी से जुड़े हुए लॉज हों, या जैसा सर ने जिक्र किया तलाक से जुड़े हुए लॉज हों, बाइगैमी का मसला हो, सक्सेशन का मसला हो, इनहेरिटेंस का मसला हो, इन तमाम चीज़ों पर माइनॉरिटीज़ के पर्सनल लॉज में बड़े परिवर्तन होंगे। और इसलिए इसको ऐसे देखा जाता है कि जिस तरह के आरोप भाजपा पे लगते रहे हैं कि वो मेजॉरिटी को अपीजमेंट करती है, या फिर वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती है, उस पर एलिगेशन लगता है इस तरह का, तो यही कहा जाता है कि क्योंकि वो उन लोगों के राइट्स को या उनके पर्सनल लॉज को अब कोडिफाई करना चाह रही है, तो इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना माइनॉरिटीज़ के लॉज के कोडिफिकेशन को, मतलब उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा। सर, जो बात सर ने कही
कि सर ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट लोग नहीं हैं, बल्कि अभी मूल सवाल इस बात पर उठाया जा रहा है कि स्टेट कि सिर्फ एक स्टेट क्यों इसे लागू कर रहा है। कायदे से मोदी सरकार को आए हुए 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्शंस दिए। एक मैटर हो गया, एक मामला था, मैं उसका हल्का सा ब्रीफ अपने ऑडियंस को भी बता दूं कि एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसमें एक क्रिश्चियन कपल था जो कि डिवोर्स के लिए उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, और क्रिश्चियन कम्युनिटी में डिवोर्स के लिए अभी भी 2 साल का समय लगता है, जबकि बाकी जगह उसको कोडिफाई कर दिया गया। बाकी धर्मों में 1 साल के बाद का कूलिंग डाउन पीरियड है, क्रिश्चियनिटी में अभी भी 2 साल का कूलिंग डाउन पीरियड है। तो उन्होंने ये तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया कि ये सिर्फ हमारे साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को डायरेक्शंस दिए थे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई कानून क्यों नहीं लेके आते। लगातार लॉ कमीशंस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहे हैं। जब न्यायपालिका साथ है, भाजपा के पास अब तो दोनों सदनों में मेजॉरिटी है, और ये तो ऐसा मामला है जिसमें जो सेक्युलर फोर्सेस हैं जिनको अमूमन बीजेपी के एंटी खड़ा हुआ देखा जाता है, वो सेक्युलर फोर्सेस के पास भी कोई बड़े तर्क नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के। तो फिर केंद्र सरकार आज तक इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? देखिए, पहले तो मैं जय सिंह जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि हमने संविधान की बात की, और संविधान के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में हमारे नीति निर्देशक उसमें शामिल है। वो केवल दिखावे के लिए नहीं है, वो मूल रूप से शुरू के हैं कि हमको लागू करना चाहिए। तत्काल अगर हम लागू नहीं कर सकते थे तो समय आने पर हमको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आज परिस्थितियां हैं लागू करने के लिए, तो क्या हमें लागू नहीं करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, तो यानी कि कोर्ट का भी मैंडेट इसके पीछे है कि आपको इसको लागू करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि गोवा की जो बात आपने करी, गोवा का जो विषय था वो आज़ादी से पहले से शुरू हो गया था, लेकिन आज़ाद होने के बाद जब देश में अपना संविधान लागू हो गया, तो अगर वो गलत होता तो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी 60 साल तक के लिए, तो उसको कैंसिल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। यानी कि गोवा को उस बात का अधिकार है कि वो अपने प्रदेश के अंदर इस कानून को लागू कर सकती है। और उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी जब हम इसको लागू कर रहे हैं तो किसी प्रकार से भी जो है कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में बहुत साफ कहा गया है, इस समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र का विषय अलग है, केंद्र का अलग, राज्य का अलग है। लेकिन अगर कहीं पर केंद्र का विषय आता है और समवर्ती सूची में राज्य का विषय उसके विरोध में जा रहा होता है, तो केंद्र का विषय लागू होता है, केंद्र का कानून लागू किया जाता है। तो संविधान बिल्कुल स्पष्ट है अपने आप में। अगर राज्य कोई कानून बना रहा है और कल केंद्र बनाता है तो कहीं पर कहीं विरोधाभास होगा, तो निश्चित तौर पर वो केंद्र का कानून ही उसमें लागू होने वाला है। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि एक वर्ग विशेष का बात बार बार उठाई जा रही है। आज हम देखते हैं जब समानता की बात करते हैं तो क्या समानता एक वर्ग को नाम पर किया जा रहा है? हम पूरे देश के हर नागरिक की समानता की बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक इस बात को तूल देने के लिए, समाज के अंदर एक प्रकार से विरोधाभास पैदा करने के लिए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग विरोधी करते हैं। सच्चाई ये है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो देश के हर नागरिक की समानता की बात करते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ तो वहाँ समानता की बात को मानते हैं, और जहाँ समान नागरिक संहिता की बात आती है तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये अपने आप बड़ा आश्चर्यजनक है। और दूसरी बात आपने जो कहा कि केंद्र क्यों नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी इस बारे में विचार हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनका 2 दिन पहले ही इस बात का बयान भी आया है कि हमारी सरकार समान नागरिक संहिता के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से रही है, हम इसको लागू करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति आप जानते हैं, किसी भी कानून को पारित करने के लिए कुछ प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया पूरी होगी अपने आप में। अगर हम उत्तराखंड में इसको शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो एक मॉडल जो है पूरे देश के सामने आने वाला है। और आपकी जानकारी में होगा कि हमारे द्वारा, धामी जी के द्वारा जब घोषणा की गई तो उसके बाद जो है अन्य राज्यों ने भी पूछा है कि आप किस लाइन पर काम कर रहे हैं। और अभी जो कमेटी 5 सदस्य बनी है तो उसमें 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उसके अंदर एक समाज सेवी हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो एक बड़े व्यापक स्तर की कमेटी बनी है जो हर पहलू का अध्ययन करने के बाद कहाँ पर हमको क्या करना है
अपना रिपोर्ट देने वाली है। और सुधारों की अगर हम बात करें तो 3 तलाक का मुद्दा समाधान हुआ कि नहीं हुआ, एक प्राचीन परंपरा रही है। और जो मुस्लिम बहनें हैं उनके खिलाफ अगर कुछ उनके सामाजिक अधिकारों का हनन होता था और सरकार ने अगर 3 कानून का पालन करवाया, इस कानून बनाया तो स्वीकार हो गया। तो देश हम आगे बढ़ रहा है, हम मध्य युग में नहीं रह सकते, हमें आधुनिक युग में रहना है, हमें समानता की बात करनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, वही बात मेरा सवाल इसलिए मैं केंद्र वाला सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान तरीका नहीं होगा कि बजाय उत्तराखंड इसे लागू करे, फिर उत्तर प्रदेश करे, फिर उसके बाद हिमाचल करे, अरुणाचल करे, पंजाब करे, हरियाणा करे। इससे तो और क्लटर्ड लगभग 30 अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट स्पेसिफिक हो जाएं, बजाय इसके सिविल कोड के लिए सीधे केंद्र से एक कानून बनाया जाए जो पूरे देश में यूनिफॉर्मली लागू किया जाए। वो प्रोसेस ज़्यादा बेहतर भी होगा। और इस तरह के सवाल जैसे जो अब उठ रहे हैं कि क्योंकि ये स्टेट में इसको सवाल को उठा के इसको और ज़्यादा उलझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि केंद्र से ये सीधे सीधे एक बार में दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति की संस्तुति होकर पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म कानून बनाए जाने का बेहतर और सही तरीका जब मौजूद है। देखिए, जहाँ तक केंद्र के द्वारा कानून बनाने का सवाल है तो केंद्र के हमारे एजेंडे में तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, तो सीधा मतलब ये है कि केंद्र के एजेंडे पर भी है और राज्यों के एजेंडे पर भी है। केंद्र अपना काम जो उसको अध्ययन करना है, जो मौलिक काम करना है, वो दिशा में काम कर रहा है, जिसका संकेत अभी हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी ने दिया है। लेकिन किसी कानून को पारित कराने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। 8 साल हो गए हैं सर। सुनिए, प्रक्रिया होती है, यानी कि आपको कुछ जो दोनों सदन हैं वहाँ पर उसके बारे में आपको सहमति बनानी होगी। तो अगर कहीं पर मैं कहता हूँ उसमें अगर थोड़ा विलम्ब हो भी रहा है और राज्यों में शुरुआत हो गई है तो मुझे समझ में आता है कि हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर एक काम अच्छा शुरू हुआ है और अभी जैसे कि उत्तराखंड की बात उठी, हमने गोवा का उदाहरण भी लिया, तो उत्तराखंड की बात शुरू होने के बाद जब देश के अंदर इस पर चर्चा होगी तो कुछ और चीज़ें निकल करके भी सामने आएंगी, तो उसके सब जो छने की चीज़ें उसमें और अच्छा बेहतर बन पाएगा। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस पुराने एजेंडे पर बिल्कुल दृढ़ता से कायम है और इसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से की है और केंद्र भी दिशा में काम कर रहा है। ये भी किरेन रिजिजू जी का जो बयान 2 दिन पहले का है उससे हमको समझ में आता है। यहाँ पे एक बात अपने ऑडियंसेस से और मैं शेयर कर दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठता तो बहुत बार है, बात बहुत बार की जाती है, लेकिन अभी तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। अभी बात उस पहले एक ड्राफ्ट बनेगा जिस ड्राफ्ट में ये प्रोविजंस होंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो उसका प्रारूप कैसा होगा, वो उसमें कितनी चीज़ें हिंदू धर्म से ली जाएंगी, कितनी चीज़ें मुस्लिम धर्म से ली जाएंगी, कितनी क्रिश्चियनिटी से ली जाएंगी, बुद्धिज़्म से ली जाएंगी या अन्य धर्मों से ली जाएंगी, किसके कितने प्रोविजंस जस के तस बने रहेंगे, कितनी चीज़ें बदलेंगी, कितनी नई चीज़ें होंगी। तो इस तरह का कोई अभी ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। उस पर बात कई बार हुई है, चर्चा कई बार हुई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू तो तब होगा जब उसका कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने आएगा जिस पर सब लोग एग्री करेंगे। अभी जो कमेटी उत्तराखंड सरकार ने बनाई है उसका पहला काम यही है कि वो लगभग इस तरह का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी जिस पर ये बातें होंगी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो उसमें पर्सनल लॉज जो हैं, शादी से जुड़ी हुई बातें हैं, सक्सेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, उनका प्रारूप क्या होगा। और ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, एक वाइस चांसलर हैं, एक समाजसेवी हैं और एक व्यक्ति उसमें और हैं। 5 लोगों को ये कमेटी को अपनी रिपोर्ट वहाँ सौंपनी है। सर, ये जो ड्राफ्ट वाली जो मैंने बात करी कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भले ही होती है लेकिन कोई यूनिफॉर्म ड्राफ्ट अभी तक इसका तैयार नहीं हो पाया, तो आपको ये लगता है कि उत्तराखंड सरकार जो अभी ड्राफ्ट बनाने की बात कर रही है, जो कमेटी का इन्होंने गठन कर दिया है, उसके लिए लीगल एक्सपर्ट्स ये तो मानते हैं कि स्कोप तो है क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंकेट बैन हो और सरकार बिल्कुल एब इनिशियो ही इसको शुरू ही नहीं कर सकती हो। शुरू तो कर सकती है हाँ, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स फिर ये सवाल उठाते हैं कि आगे वो जो ड्राफ्ट होगा उस पर निर्भर करेगा कि क्या उसने किसी केंद्र के कानून का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है या ओवरलैप कर दिया है, और वो शायद तब फॉल डाउन कर जाए। आप ऐसा मानते हैं? सवाल ये है कि उसका विरोध कौन कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बनना चाहिए तो बनना चाहिए, जब प्रिंसिपल उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है तो है, उसको बात में लेटर और सुनो बने। सवाल ये है कि वो उनकी प्रक्रिया क्या है। आप जानते हैं, मैं हैरान हूँ कि किसी भी राज्य सरकार के पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट होता है, संविधान के जानकार होते हैं। आप ये बताओ
कि आपका शरीयत कानून एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल लॉ है, आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एग्जिस्ट करता है, आपका सक्सेशन एक्ट 1956 का वह एग्जिस्ट करता है, 1900 क्या कहते हैं आपका एडॉप्शन एक्ट 56 का एग्जिस्ट करता है। ये आप बनाते हैं, इनका कानूनों का क्या होगा? ये तो सिविल कोड ही तो हैं। क्या इसका मतलब वो कानून, दो कानून मानेंगे आप कहेंगे हम पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाए हुए नहीं मानते हैं क्योंकि राज्य सरकार ने बना दी हमारे राज्य में। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कितना बड़ा मजाक है। जब तक वो कानून समाप्त नहीं होते हैं, रिपील नहीं हो जाते हैं या उनको अमेंड नहीं किए जाते हैं, तब तक दूसरा कानून बन के सोच भी कैसे सकता है कोई? आप ये बताइए ना। मैंने आपको आर्टिकल 254 की बात की ना, उसमें यही लिखा है कि कनकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, मतलब राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, अगर विरोधाभास आता है, इनकन्सिस्टेंसी आती है, तो राज्य सरकार का नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन जो बनाने वाली बात, जब ऑलरेडी है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, आपका सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं, तो उसमें कहाँ से बन सकता है? और ये कमेटी जो अब सॉरी टू से कमेटी भी इस ढंग से बनाई गई है। कमेटी आप 2014 में रंजना सरदेसाई, जस्टिस देसाई रिटायर हुई हैं। 2014 से निरंतर उनको रोज़गार मिल रहा है। हर बार वो किसी न किसी कमेटी में भी हैं। वो लोकपाल चयन समिति में भी रखा गया। आप समझे नहीं, हर सरकार चाहे बीजेपी को, कांग्रेस की हो, किसकी भी हो, वो चाहती है लोकपाल अपने पक्ष का हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पक्ष हो, सभी करते रहे हो। तो इसलिए मतलब वो खाली एक दिन में नहीं, एक बार तो 13 दिन का गैप है। वही आपका जस्टिस कोहली का भी है। आप जानते हैं, आप शत्रुघ्न सिंह भी की भी आप सबको पता है। आपका ये प्रोफेसर जो डंगवाल हैं, सुरेखा डंगवाल, हाँ विद्वान है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत विद्वान है। लेकिन उनका बीजेपी में तो सक्रिय सदस्य रही, केंद्रीय जब तक विश्वविद्यालय बनने से पहले। सवाल आप ये ढकोसला आप कर ही नहीं सकते, कैसे कर लेंगे? आप क्या बोलेंगे, हम उत्तराखंड में हम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून नहीं मानते? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। जो बात एक और मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अरे गोवा का कानून तो गोवा राज्य कब बना? 1987 में। गोवा विधानसभा कब बनी? 1987 में। और ये कानून कब से है? 1867 से। और उसमें इसको लागू कब किया गया? 1962 में। जब 1961 में इसको एक्वायर कर भारत सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया गोवा दमन दीव का, तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे इनका प्रशासन चलेगा? तो इनके लिए गोवा दमन दीव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट बना 1962 का। उसकी धारा 5 है। उसकी धारा 5 में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पोर्टुगीज लॉज थे, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारा लेजिस्लेचर इनको या तो रिपील नहीं करता या अमेंड नहीं करता। चूँकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, आदर्श राज्य की संकल्पना होती है नीति निर्देशक तत्व। आदर्श राज्य की संकल्पना ये तो है ना, कोशिश करनी चाहिए कि हम आदर्श राज्य बने। जब उसमें लिखा था तो भारत सरकार या पार्लियामेंट उसे क्यों बदलती? और जो लोग 155 साल से उस कानून से एडॉप्टेड हो गए हैं, उसके आदी हो गए हैं, उनसे छेड़छाड़ कौन बेवकूफ़ करता? भाई भविष्य में तो आज नहीं तो 100 साल बाद कभी न कभी तो होगा। दूसरी बात रिज्यूजू की बात आप करते हैं। आपको पता है कितनी जनजातियाँ हैं अरुणाचल में? क्योंकि मैंने उस पर भी काम किया, लिखा है जनजातियों पर। सैकड़ों जनजातियाँ हैं। वो कहते हैं कि हम 11 करोड़ हैं और हमको पोलियंड्री एंड पॉलीगेमी बोथ का हमको अधिकार है। आपको पता है उनका वो वहाँ पंचायती राज लागू नहीं होता। वो शेड्यूल क्या कहते हैं 6 के स्टेट्स हैं। उनकी आपकी ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जिनको न्यायिक अधिकार हैं। जिनकी परंपरागत उनके संगठन है उनको न्यायिक अधिकार तक है। उनको ये तलाक वलाक सारी चीज़ें सुबह शाम 50 बार तलाक कर लो एक जगह तो जो। और एक और बात सुन लो, वाजपेयी जी के ज़माने में हुआ था भाई संविधान में क्या रिव्यू होना चाहिए कि संविधान में कुछ चीज़ें, बहुत सारे कानून असंगत हो चुके हैं। मोदी जी ने भी कई कानून ख़त्म कर दिए और हमारे उत्तराखंड में भी कई पुराने कानून शायद असंगत जो हो चुके हैं, एब्सोल्यूट जिसे होते हैं, ख़त्म कर लिए हैं। तो यही कहा कि भाई इसको कर लो। अब आपको आया ये पार्लियामेंट से करेंगे लेटर। आज ये हो रहा है कि मोदी जी चाह रहे होंगे एक तो माहौल बन जाए, लोगों का राय क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर बहस होगी, ऐसी बहस होगी तो उसका क्या निकल के आएगा उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, आगे लेंगे। तो और 2024 के चुनाव से पहले ही लेंगे। एक बात
तो उसमें क्या क्या होगा, आपको जो असली दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं आपने सवाल किया कि क्यों नहीं किया इन्होंने, जबकि बीजेपी का एजेंडा है, जनसंघ का एजेंडा था, सुप्रीम कोर्ट 5 बार बोल गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला, क्यों नहीं हुआ? उसमें 2 फंडामेंटल राइट टकरा रहे हैं। एक आर्टिकल 14 कहता है कि सबको बराबर समानता का अधिकार है, तो सबको जैसे प्रोफेसर बसीन कह रहे थे समानता का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 25 क्या कहता है? रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उनको धार्मिक जो आपका आचरण है, उनके जो व्यवहार है, उसकी भी आपको आज़ादी है। और आप सुन लो, 1973 में केशव भारती बनाम केरल सरकार का एक केस आया है ना, केरल की कम्युनिस्टों ने कुछ कर दिया था, केशवानंद भारती 73 की बात है। तो 13 जजों की पीठ बैठी, उसने कहा ठीक है, संसद को व्यापक अधिकार हैं संविधान में संशोधन के, लेकिन संसद को नहीं बोलना चाहिए कि संसद भी संविधान की वजह से है, संविधान से ही निकली है, संविधान से ऊपर संसद भी नहीं है। और आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और मूल भावना में उन्होंने स्पेसिफाई किया पंथ निरपेक्षता, और आप जानते हैं सर, लेकिन ये जो सेक्युलर शब्द है, हाँ, तो ये तो कहा ही जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सेक्युलरिज्म के और नज़दीक जाके मिलता है, मतलब वो उस सेक्युलरिज्म, प्योर सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ने का ही एक कदम शायद। निश्चित रूप से है, निश्चित। जो आज इसका विरोध भी कैसे करेंगे, वैसे तर्क कैसे है ना, आप कोई पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी करेगी भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया, अरे एक बार नहीं 5 बार कहा है, चलो हम कहते हैं जनसंघ वालों का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मोटिव नहीं है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार का ये करना ये मजाक प्योरली है। पॉलिटिकल गेमिंग है, और ये मतलब ये आपने ये बात कही कि ये सर ने जो बात कही कि मोदी सरकार इसके ज़रिए आंकना चाह रही है पब्लिक रिस्पॉन्सेस को, कि स्टेट से उत्तराखंड को एज ए सर का ये कहना है कि उत्तराखंड को एज ए सैंपल लेके कि पहले यहाँ आंका जाए कि क्या रिस्पॉन्स लोगों का रहता है, और उसके बाद बाकी जगहों पे बढ़ा जाए। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस? नहीं, पहले तो मैं उनकी इस बात का जवाब दूंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पहले से कानून है उनका क्या होगा। ये जानकारी में हमारी सबकी है कि संविधान में कितने संशोधन हुए, बहुत संशोधन हो चुके हैं, और आगे होने की भी संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। पहली बात शाहबानो केस हमारे सामने है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्या हुआ था उस मौके पर। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अभी आप ये कह रहे थे कि ये कानून एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ ये कैसे जाएगा, नया कानून कैसे जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसका डायरेक्शन दे रहा है, तो यानी कि जो बातें अभी हमारे मित्र बोल रहे थे उन सबको ध्यान में रख के उसने डायरेक्शन दिए होंगे, यानी कि संभव है, किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए वो स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के नहीं दिए, वो सेंटर से मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि यानी कि जो समान नागरिक संहिता है वो बननी चाहिए, उसके बनने में किसी प्रकार का जो एग्जिस्टिंग कानून है वो रोड़े नहीं आता, रोड़े नहीं आता। तो जो बात अभी कही जा रही थी कितने सारे कानून हैं, उनका क्या करेंगे, क्या उनका उल्लंघन कर देंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, मैं पॉलिटिकल बात करता ही नहीं। उनका असल में कहना ये था कि जैसे अगर हिंदू कोड बिल ऑलरेडी है और अगर सेंटर से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड इन तमाम कानूनों को सुपरसीड कर लेगा। लेकिन अगर सिर्फ उत्तराखंड अपना कानून लेके आता है तो हिंदू मैरिज एक्ट भी बना रहेगा और उत्तराखंड का भी कोई मैरिज एक्ट हो जाएगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हो जाएगा। उनका क्वेश्चन ये था कि ऐसे में 2 कानून साइमल्टेनियसली कैसे एग्जिस्ट। मैं इसका उत्तर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी जो उत्तराखंड की कमेटी है उस पर मुझे लगता है सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इस पर 2 न्यायाधीश हैं और योग्य लोग हैं इसके अंदर। तो अगर हम उन पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर तो व्यवस्था चलने वाली नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसका फॉर्मेट है वो सारा का सारा विधि आयोग द्वारा निर्धारित किया उसके आधार पर है। ये जानकारी में लोगों को कम है कि जो विधि आयोग के द्वारा चीज़ें निर्धारित की गई हैं उसी को आधार मान करके जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब हम 2 बातें एक साथ नहीं कर सकते। एक तरफ हम कहते हैं कि कोई विरोध की बात नहीं है, बनना चाहिए, और जब बनने की बात आती है तो हम इधर की बात उधर की बात शुरू करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बनना चाहिए,
उसके बनने के रास्ते में अगर कोई दिक्कत आएगी उसका विचार हमारे विधि विशेषज्ञ करेंगे, उसका समाधान वो लोग करेंगे। हमारे देश के अंदर कई प्रकार के कानून हैं, स्थानीय कानून भी चलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि जब 3 तलाक तो प्राचीन परंपरा ये लोग कहते रहे हैं, लेकिन जब उसको पारित करके लागू कर दिया गया तो बदली है कि नहीं बदली है। इसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ थी, तो कुरीतियों को दूर किया गया नहीं किया गया, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। और जब हम समान नागरिकता की बात करते हैं तो स्त्री का अधिकार हो, चाहे सक्सेशन का अधिकार हो, चाहे प्रॉपर्टी का अधिकार हो, अब जब एक छत के नीचे आएंगे तो निश्चित तौर पर एक बिंदु और है कि करीब 20 से 30% जो मुकदमे हैं उनका समाधान एकदम एक झटके में हो जाएगा। और मोदी जी ने जो आपने कहा कि गोवा के कानून अगर वो बिल्कुल उसके संविधान के खिलाफ होता तो क्या उसको रखते, उसको बदला जाता। मोदी जी ने आने के बाद 1500 से ऊपर जो पुराने कानून थे उनको समाप्त किया, उनका आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो हम प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण से काम करें, समाज हमारा आगे बढ़े, देश के अंदर एक समानता की स्थिति पैदा हो, ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हम कैन उसी तरीके से सोचेंगे या उसको राजनीतिक तौर तरीके से सोचेंगे तो देश की प्रगति जो है वो बाधित होती है और समाज की जो समानता है वो भी अपने आप में उस पर भी चोट पहुँचती है। मेरा कहने का आशय ये है राहुल कि एक तो जो लॉ कमीशन की बात आ रही है, लॉ कमीशन बैठा था 2016 में, उसके बाद नहीं बैठा। 2018 में उसने रिपोर्ट दी, उसमें लिखा है, जस्टिस चौहान की अध्यक्षता में बनी थी, उसने कहा था द यूनिफाइड सिविल कोड इज़ नाइदर डिजायरेबल नॉट नेसेसरी, ये लिखा हुआ है। और वो किसने गठन किया था उसका? मोदी सरकार ने किया था, किसी सरकार ने तो किया था जी, 2016 में किया था। तो इसका मतलब यही क्या है, ये तो लॉ कमीशन की बात है। सवाल ये है कि करो ना, आप करो, लेकिन वो करो ना जिन्होंने करना, जिनके बस का है, जिनके पास इतना बड़ा सेटअप है, संविधान विशेषज्ञ हैं, और उनको दे दिया। जिनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों कानून एक साथ बनते हैं तो तब भारत का कानून लागू पार्लियामेंट का होगा। लेकिन जब तक एक कानून ऑलरेडी है, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव कैसे बना देंगे? वो लागू ही कैसे होगा? आपने सोच भी कैसे लिया है वो? इसको इंटरव्यू को हम रैप करें उससे पहले एक आखिरी सवाल दोनों लोगों से। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, चुनावी राजनीतिक नज़रिए से किया जा रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि अगर किसी ने भी इसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया कि इस कमेटी का गठन एब इनिशियो ही अगेंस्ट द लॉ है, तो ये नल एंड वॉइड, इस कमेटी का गठन रद्द कर दिया जाएगा? राज्य सरकार एक नहीं 50 कमेटियाँ गठित कर सकती है, लेकिन कमेटियों का जब सिफारिश लागू होगी उस पर बात है। कमेटियाँ तो कहीं बना लो, सवाल जब तक, मैं ये कह रहा हूँ कि बनेगा, मुझे लगता है भारत सरकार करेगी, लेटर और सूनर जब भी करेगी। अगर 2024 तक नहीं भी करेगी, इसके बाद भी करेगी, तो एक ना एक दिन करेगी वो। और उसके लिए देखा जा रहा है कि पब्लिक का रिस्पांस क्या है। और दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स मैंने कहा, दो, उनका भी भाई 370 का भी कोई सॉल्यूशन निकला होगा ना, तो हो सकता है ऐसा करेंगे। लेकिन धामी जी करेंगे तो ये मतलब, ये तो हास्यास्पद बात है कि तुम पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, आप खुद सोचो, जब इतने कानून पार्लियामेंट के, जब तक वो जिंदा हैं कानून, जब तक वो रिपील नहीं हो गई, जब तक वो अमेंड नहीं हुए, तब तक ये कानून क्यों बना रहे हैं? जब तुम कानूनी क्यों बना जो लागू ही नहीं कर सकते हो? लागू तो तभी होंगे ना, मतलब पार्लियामेंट बनाए हुए कानून को क्या ओवरलैप कर सकते हो क्या? तो थोड़ी सी भी बात सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ, हम कैसे राज्य में, कैसा हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व है जिनको इतनी जानकारी नहीं है। अरे तुम बना लो, बेवकूफ़ बना लो, लेकिन अपनी अंतरात्मा को भी देखो ना, जो तुम कर नहीं सकते हो करो। जो है सुझाव दो, भारत सरकार को दो, ऐसी कर दो, देखना हम यहाँ लागू कर देंगे। और वो कहाँ जाएगा वो? बाकी और जनजातियों को फंडामेंटल राइट है, अश्योर कर रखा है। 1950 का प्रेसिडेंट रूल है, अगर कोई आर्टिकल 242 है, कई हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता भी है तो भी मुझे मतलब जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इस तरह के एक्सेप्शन तब जाएगा। लेकिन भारत सरकार नहीं, ऐसे एक्सेप्शन जैसे ट्राइब्स के राइट्स की बात आती है तो इसकी गुंजाइश उसमें रहेगी, ये लीगल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। तब आएगा। इसलिए ये भी हुआ था, चर्चा चल रही बहुत पहले से, इसको कॉमन सिविल कोड की जगह इंडियन सिविल कोड इसका नाम दिया जाए, ये बात आ रही है। ऐसा थोड़ी कॉमन बात हो रही है,
और उत्तराखंड के अलग, हिमाचल के लिए अलग, और मुजफ्फरनगर वालों के लिए अगर और बहुत सारे इस बहाने में एक इनपुट अपने ऑडियंसेस को और दे दूं कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही बाइगैमी प्रचलित है। अगर आप बाइगैमी के आंकड़े खंगालेंगे तो हिंदू धर्म में बाइगैमी लगभग उतनी या कई जगह तो उससे ज़्यादा मिलती है जहां हिंदू ने 2 शादियां की हैं। हालांकि बाइगैमी इंडियन पेनल कोड में एक ऑफेंस है, लेकिन वो ऑफेंस तभी होता है जब पहली पत्नी उसकी कंप्लेंट करे, अगर दोनों पत्नियां राजी हैं और किसी पति के साथ में रह रही हैं, और इसी का वाइस वर्सा केस है गोवा में हो सकता है। इसलिए गोवा, हाँ, और तो कई जगह तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एक ही धर्म में बाइगैमी एग्जिस्ट करती हो। लेकिन हम रैप करेंगे। आप रावत सर का सवाल के जवाब तो आपने दे दिया था, लेकिन बस कंक्लूडिंग चीज़ मैं आपसे जो रिमार्क लूँगा वो ये कि जब इस समय पे शायद भाजपा अपने पूरे, जब से गठन हुआ भाजपा का और उससे पहले जब जनता पार्टी हुआ करती थी, तब से अब तक के अपने सबसे पीक पर है, चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे वो केंद्र में हो। इतनी मजबूत, और बल्कि भारत में भी देखें तो इतनी मजबूत सरकार जो दोनों सदनों में इतनी मजबूत हो, इससे पहले कभी नहीं रही। तो जब ऐसा प्रस्ताव एक उत्तराखंड जैसे बहुत छोटे, जिसमें सिर्फ 70 विधायक हैं और बहुत छोटी सी विधानसभा है, बहुत छोटा सा एरिया है, कोई धार्मिक नज़रिए से अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी ऐसा भी नहीं है कि यूपी की तरह यहाँ पे किसी अन्य धर्म के जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। पहाड़ों में तो 1% से भी कम माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या है। ऑलरेडी सब लोग लगभग एक ही धर्म के हैं। यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड निकलता है तो इसलिए लोगों की भौएं तनती हैं भाजपा के खिलाफ कि इस जैसे स्टेट में जहाँ पे तो ऑलरेडी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अन्य तमाम मुद्दे ज़्यादा अहम हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखे जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे में क्यों नहीं केंद्र सरकार से, जो इस समय पे इतनी मजबूत है, वो ये कहती कि अभी आप रहने दीजिए, हम ही सेंटर के लेवल पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे जो कि पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और सबकी ज़ुबानें भी बंद होंगी, क्रिटिक्स की भी ज़ुबान बंद होगी, और शायद वो संविधान सभा के निर्माताओं का जो सपना था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, जिसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट्री वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हम देखते हैं तो भीमराव अंबेडकर से लेकर सब लोगों ने उस पर बात की थी, वो सपना भी पूरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है समान नागरिक संहिता का, उस पर वो कटिबद्ध है और उसको हर स्थिति में लागू किया जाना है। अब शुरुआत हुई है उसकी, और जहाँ तक लोगों की आलोचना का सवाल है तो देश के अंदर एक वर्ग है जो भी कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, कुछ भी करेगी, उसका उनको हर हालत में विरोधी करना है। चाहे 370 का मसला रहा हो, चाहे 35A का रहा हो, चाहे CAA का रहा हो, और चाहे अभी जो हाल में 3 तलाक का मुद्दा था वो रहा हो, तो उनको तो हमारा विरोध करना ही करना है, क्योंकि अपना उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो केवल विरोध की राजनीति करते हैं। लेकिन हम अपने जिस दृढ़ता से और जिस कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होती है तो मुझे लगता है कि हमें उसका वो करना, स्वागत करना चाहिए और आने देना चाहिए कि क्या हमारे सामने ड्राफ्ट आता है, और एक चर्चा बढ़ती है आगे, और बाकी जो लोग उसके सदस्य हैं उनको भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए, वो लोग भी जानकार हैं। उसके अलावा जब कमेटी बैठेगी तो वे अपनी और जानकारी के लिए और कानून के बारे में बारीकियां जानने के लिए अन्य विशेषज्ञों से भी राय ले सकती है। तो मेरा कहना यह है कि जब उत्तराखंड में शुरुआत हुई है तो उसका हम स्वागत करें, उसका परिणाम को सामने आने दें, देश में लागू होगा, और इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। कोई राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन जो कमिटमेंट है पार्टी का, जैसे कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि जो मुद्दे हैं उनको हम लगातार लागू कर रहे हैं, इस मुद्दे को भी हम लागू करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जो वादा किया था बीजेपी ने 2017 में, 100 दिन के अंदर हम सत्ता में आए तो लोकायुक्त कानून बना देंगे, 100 दिन के अंदर बोला था, जिसकी इतना भ्रष्टाचार की उत्तराखंड में पराकाष्ठा हो गई। हर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, मुख्यमंत्रियों पर तक लगने लग गया है, स्टिंग होने लगे हैं, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कहते हैं, वो लोकायुक्त कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर लागू करो, तो उन्होंने विधानसभा के अंदर डाल दिए, प्रवर समिति को डाल दिया। जिस कानून की ज़रूरत है, जिस कानून का आपका कमिटमेंट था, जिसका इतनी वो आप बना रहे, वो छिपा दिया, उससे तो आप डर गए। जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं, उस पर ढकोसला शुरू कर दिया। इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ इसके दोनों पक्षों पर बात की। भसीन सर ने बताया कि कैसे ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और जिसकी संकल्पना हमारे संविधान में है, उसकी तरफ बढ़ने की एक पहल है।
और रावत जी ने अपने तर्क दिए जो कि जिनके पीछे की ये वैलिड एक ग्राउंड है, जो कि बहुत लीगल एक्सपर्ट्स वो बात भी उठाते हैं। अब आने वाले समय में ये कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ये कैसे आगे एग्जीक्यूट होता है ये हम सब लोग देखेंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे चैनल पे अब आपको एक थैंक्स बटन दिख रहा होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो उस थैंक्स बटन के ज़रिए आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बारामासा से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें बारामासा।